नमस्कार। नमस्कार। इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो कई घरों में महसूस किया जाता है। बच्चों पर माता-पिता का अकादमिक दबाव और कभी-कभी उनकी, आप कह सकते हैं, अवास्तविक उम्मीदें। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो छात्रों, माता-पिता और पूरे परिवार को प्रभावित करता है। इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। हमारे पास इस पर कुछ विस्तृत नोट्स और स्रोत हैं जिनसे हम आज जानकारी निकालेंगे। हमारा मकसद है इस दबाव की तह तक जाना, ये क्यों पैदा होता है, इसे कैसे पहचाना जा सकता है और हाँ, सबसे ज़रूरी, इससे निपटने के क्या तरीके हो सकते हैं। सही। तो ठीक है, आइए इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं ये समझने से कि ये समस्या आखिर है क्या। देखिए, मूल रूप से ये माता-पिता द्वारा बच्चों पर डाला गया ज़रूरत से ज़्यादा अकादमिक बोझ है। हाँ, इसमें अक्सर बच्चे की अपनी क्षमता, उसकी दिलचस्पी या जिस रफ्तार से वो सीखता है उसे अनदेखा कर दिया जाता है। बिल्कुल। देखिए, माता-पिता का बच्चे की पढ़ाई में शामिल होना तो अच्छी बात है ना? उसे हम कह सकते हैं स्वस्थ भागीदारी। हाँ हाँ। लेकिन ये हानिकारक दबाव तब बन जाता है जब वो नंबर, रैंक और दूसरों से तुलना, जब ये चीजें ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। सही कहा। सीखने की खुशी और बच्चे का मानसिक सुकून पीछे छूट जाता है। बिल्कुल वही स्वस्थ भागीदारी और हानिकारक दबाव के बीच एक बहुत महीन रेखा है। जब प्रदर्शन का जुनून इतना बढ़ जाता है कि सीखने का आनंद खत्म हो जाए, तब असल में समस्या शुरू होती है। और इसका सीधा नतीजा हम देखते हैं, छात्रों में बढ़ती चिंता, फेल होने का डर और सीखने की जो एक स्वाभाविक ललक होती है, जिसे हम आंतरिक प्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, उसका कम हो जाना। तो पढ़ाई एक बोझ बन जाती है, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि थोड़ी चिंता तो शायद प्रदर्शन सुधार भी दे। वो एक नियम है ना, यॉर्किस डॉटसन जैसा कुछ। अच्छा। लेकिन जब ये दबाव हद से ज्यादा होता है तो ये उल्टा असर करता है। बच्चा फिर सिर्फ दबाव में परफॉर्म करने लगता है, सीखने के लिए नहीं। ये समझना जरूरी है कि ये दबाव आता कहाँ से है। आखिर माता-पिता क्यों ऐसा करते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे कई परतें हैं जिन्हें हम कुछ हिस्सों में देख सकते हैं। हाँ, कई कारण हैं। सबसे पहले कुछ मनोवैज्ञानिक और माता-पिता से जुड़े कारण। एक दिलचस्प पहलू है अधूरी महत्वाकांक्षाएं, जिसे अंग्रेजी में वाइकेरियस एम्बिशन कहते हैं। ऐसा लगता है कि कई बार माता-पिता अपने वो सपने जो वे खुद पूरे नहीं कर पाए, उन्हें बच्चों के जरिए जीने की कोशिश करते हैं। हाँ, और इसी से जुड़ा है तुलना का रवैया। जब वे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के बच्चों की सफलता देखते हैं तो जाने अनजाने अपने बच्चे पर भी वैसा ही प्रदर्शन करने का दबाव बनाने लगते हैं। एक तरह की, आप कह सकते हैं, सामाजिक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। सही कहा। और कुछ माता-पिता में पूर्णतावाद या परफेक्शनिज्म की सोच होती है। उन्हें लगता है कि अकादमिक उत्कृष्टता ही जीवन में हर तरह की सफलता की कुंजी है। बिल्कुल। और इसके साथ ही एक और बड़ा फैक्टर है सामाजिक निर्णय का डर। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, है ना? हाँ, ये तो बहुत आम है। बच्चों के नंबर जैसे पूरे परिवार की इज्जत का सवाल बन जाते हैं। वही। और कई बार तो सच कहूं तो बाल मनोविज्ञान की समझ की भी कमी होती है। ये न समझ पाना कि हर बच्चा अलग है, उसकी सीखने की क्षमता, उसकी गति अलग है, उसकी रुचियां अलग हो सकती हैं। तो इन सभी मनोवैज्ञानिक कारकों को अगर हम जोड़कर देखें तो एक पैटर्न उभरता है। माता पिता का अपना डर, चाहे वो सामाजिक फैसले का हो या अपनी अधूरी इच्छाओं का, अनजाने में बच्चों पर एक भारी बोझ डाल देता है। और ये सिर्फ बच्चे पर दबाव नहीं डालता। नहीं, ये माता पिता को भी एक अंतहीन दबाव के चक्र में फंसा देता है। वे भी तो समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने के दबाव में रहते हैं। ये तो हुई मन की बात, लेकिन क्या इसमें हमारे समाज और संस्कृति का भी हाथ है? स्रोत तो इशारा करते हैं कि हाँ, बिल्कुल। हाँ, काफी हद तक। हमारी शिक्षा प्रणाली को ही देखिए, जो काफी हद तक परीक्षा केंद्रित है। यहाँ अक्सर सीखने की प्रक्रिया या कौशल विकास से ज्यादा ग्रेड्स और मार्क्स को तवज्जो दी जाती है। सही बात है। और समाज में कुछ खास पेशों जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल या सरकारी नौकरी, इनसे जुड़ी जो प्रतिष्ठा है वो भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। हाँ, कुछ करियर विकल्प ज्यादा सम्मानजनक या सुरक्षित माने जाते हैं। बिल्कुल। इससे बच्चों के सामने विकल्प सीमित हो जाते हैं और उन पर उन्हीं प्रतिष्ठित क्षेत्रों में जाने का दबाव बढ़ता है, चाहे उनकी रुचि कहीं और ही क्यों ना हो। और एक और चीज, माता पिता के अपने दायरे में होने वाली तुलना, उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, वो तो है ही। जब वे आपस में मिलते हैं पार्टियों में या सोशल गैदरिंग में,
तो अक्सर बच्चों की पढ़ाई और उनके नंबरों पर बातें होती हैं। ये अनौपचारिक बातचीत भी घर आकर बच्चों पर दबाव बढ़ा सकती है। देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये समझना जरूरी है कि ये मुद्दा सिर्फ एक परिवार का नहीं है। ये हमारी सामाजिक संरचनाओं का भी आईना है। जब समाज और शिक्षा व्यवस्था खुद ही सफलता को बहुत संकीर्ण तरीके से, मतलब मुख्यतः अकादमिक अंकों से परिभाषित करती है, तो माता पिता की चिंता और दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। ये व्यवस्था खुद इस दबाव को कहीं ना कहीं हवा देती है। और फिर कुछ ऐसे कारण भी हैं जो सीधे छात्र और उसके माहौल से जुड़े हैं, जैसे संवाद की कमी। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कई बार बच्चे अपनी अकादमिक मुश्किलें या तनाव माता पिता से साझा करने में हिचकिचाहट का मतलब क्या है? उन्हें डर लगता है कि माता पिता निराश होंगे या शायद गुस्सा करेंगे। और ये संवाद की कमी एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देती है ना। बच्चा अंदर ही अंदर घुटता रहता है और माता पिता समझ ही नहीं पाते कि उनका बच्चा किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वे शायद मदद करना चाहते हो, पर उन्हें पता ही नहीं होता कि समस्या क्या है। इसके अलावा आजकल बच्चों का अत्यधिक संरचित शेड्यूल भी एक वजह है। स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर कोचिंग, फिर होमवर्क। हाँ, खेलने का टाइम ही नहीं। बिल्कुल। बच्चों के पास खाली समय, खेलने या बस यूं ही आराम करने का वक्त ही नहीं बचता। दिमाग लगातार दबाव में रहता है। और एक और अहम बात है असंगत प्रतिक्रिया। ये क्या है? मतलब कभी किसी छोटी सी गलती पर बहुत ज्यादा डांट देना, तो कभी बड़ी उपलब्धि पर भी सामान्य प्रतिक्रिया देना, या फिर तारीफ और आलोचना के बीच झूलते रहना। अच्छा, हाँ। इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि उससे उम्मीद क्या की जा रही है और उसका खुद का मूल्य क्या है। हाँ, ये असंगत प्रतिक्रिया बच्चे के आत्मविश्वास के लिए बहुत हानिकारक है। उसे समझ नहीं आता कि कब वो अच्छा है और कब बुरा। उसका आत्ममूल्य पूरी तरह से बाहरी अनुमोदन या आलोचना पर निर्भर करने लगता है, जो कि एक कमजोर नींव है। अच्छा, तो ये दबाव आता कहाँ से है? इसके कई पहलू हमने समझे, पर सवाल ये है कि इसे महसूस कैसे किया जाए। मतलब क्या बच्चे या उनके आसपास के लोग इसके कुछ खास लक्षण देख सकते हैं? अगर छात्र के नजरिए से देखें तो हाँ, कुछ साफ संकेत मिलते हैं। जैसे रिजल्ट आने से पहले या उसके दौरान माता पिता की प्रतिक्रिया का लगातार डर बना रहना। हाँ, या फिर अपनी असली रुचियां बताने में हिचकिचाहट। मान लीजिए किसी बच्चे को आर्ट्स या स्पोर्ट्स में रुचि है, लेकिन माता पिता उसे साइंस या मैथ्स में ही उत्कृष्ट देखना चाहते हैं, तो बच्चा अपनी पसंद दबाने लगता है। हाँ, बिल्कुल। और तनाव के शारीरिक लक्षण भी नजर आ सकते हैं, जैसे बार बार सिर दर्द होना, हमेशा थकान महसूस करना, भूख कम लगना या ज्यादा लगना, नींद ना आना, ये सब। हाँ, नतीजों की बाद बच्चे का एकदम चुप हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना या अकेले में रोना भी संकेत हो सकता है। और यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है कि धीरे धीरे बच्चा सीखने के बजाय सिर्फ माता पिता को खुश करने या उनके गुस्से से बचने के लिए पढ़ने लगता है। सही। सीखने का जो असली मकसद है, ज्ञान पाना, समझना, वो कहीं खो जाता है। और अगर हम शिक्षकों के नजरिए से देखें तो वे भी कुछ पैटर्न देख सकते हैं, जैसे परीक्षाओं के आसपास बच्चों में अत्यधिक चिंता, जिसे हम एग्जाम एंजाइटी कहते हैं, उसका दिखना। अच्छा। या फिर छोटी छोटी अकादमिक चूकों पर भी जरूरत से ज्यादा भावनात्मक प्रतिक्रिया देना, जैसे टेस्ट में कुछ नंबर कम आने पर बहुत ज्यादा दुखी या निराश हो जाना। हाँ, और ये भी कि बच्चा अपनी उपलब्धि से खुद खुश होने के बजाय लगातार दूसरों से पुष्टि चाहता है। क्या मैंने अच्छा किया? क्या आप खुश हैं? मतलब बाहरी अनुमोदन पर अत्यधिक निर्भरता। बिल्कुल। और एक और चिंताजनक संकेत है रचनात्मकता और अकादमिक जोखिम लेने की इच्छा में कमी। मतलब बच्चा नए तरीके आजमाने या मुश्किल सवाल पूछने से कतराने लगता है, क्योंकि उसे गलती करने और उसकी आलोचना होने का डर सताता है। ये सारे लक्षण इशारा करते हैं कि बच्चे की आंतरिक प्रेरणा कम हो रही है और उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। वैसे इन अवलोकनों को कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी सहारा देते हैं। बहुत संक्षेप में कहूं तो हाँ, बताइए। जैसे एरिक एरिक्सन का सिद्धांत बताता है कि किशोरावस्था पहचान और स्वायत्तता बनाने का समय है। जब माता पिता बहुत ज्यादा नियंत्रण रखते हैं तो ये विकास बाधित होता है। अच्छा। इसी तरह डेसी और रायन का आत्मनिर्णय सिद्धांत या सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी है। वो कहता है कि जब बच्चों को स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, योग्यता, कॉम्पिटेंस और जुड़ाव, रिलेटेडनेस महसूस होता है तो उनकी आंतरिक प्रेरणा बढ़ती है। अत्यधिक दबाव स्वायत्तता को छीन लेता है। और अल्बर्ट बंडूरा की आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ एफिकेसी की थियोरी, उसका क्या कनेक्शन है? हाँ, उसका सरल मतलब है कि बच्चा खुद कितना मानता है कि वो कोई काम सफलतापूर्वक कर सकता है। जब लगातार आलोचना होती है या उसकी सफलताओं को नजरअंदाज किया जाता है तो बच्चे का ये भरोसा कमजोर पड़ जाता है।
उसे लगने लगता है कि वो सक्षम नहीं है, भले ही उसमें काबिलियत हो। कुछ आंकड़े भी इस तस्वीर को और साफ करते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 2021 की एक रिपोर्ट बताती है कि जिन देशों में स्कूली शिक्षा बहुत प्रतिस्पर्धी है, वहां लगभग 3 में से 1 छात्र माता-पिता की अपेक्षाओं से जुड़े मध्यम से गंभीर स्तर के तनाव का अनुभव करता है। 3 में से 1। हाँ, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। मतलब ये कोई इक्का-दुक्का मामला नहीं, बल्कि एक बड़ी समस्या है। सही कहा। और भारत में NCERT ने भी 2023 के अपने दिशा निर्देशों में चेताया है कि माता-पिता की जरूरत से ज्यादा भागीदारी या दबाव बच्चों में चिंता और बर्नआउट बढ़ाता है, न कि उनके सीखने के परिणामों को बेहतर करता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये दबाव बना रहता है, तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? जाहिर है ये सिर्फ अकादमिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहला और सीधा असर तो अकादमिक बर्नआउट हो सकता है। लगातार तनाव और प्रदर्शन के बोझ तले दबे रहने से मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह थक जाना। बिल्कुल। और आंतरिक प्रेरणा का खत्म हो जाना। बच्चा ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि बाहरी इनाम जैसे तारीफ या सजा से बचने के लिए पढ़ने लगता है। सीखने की प्रक्रिया एक मजबूरी बन जाती है। असफलता का गहरा डर भी पैदा हो जाता है ना? हाँ, बहुत गहरा। बच्चा हर गलती या कम नंबर को अपनी काबिलियत की कमी से जोड़ने लगता है, या इससे भी बुरा, माता-पिता के प्यार या सम्मान में कमी से। इससे पारिवारिक रिश्तों में तनाव आना तो स्वाभाविक है। संवाद की खाई और चौड़ी होती जाती है, विश्वास कम होने लगता है। और लंबे समय तक ये दबाव झेलने के गंभीर भावनात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। चिंता, एंग्जाइटी, अवसाद, डिप्रेशन जैसे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे। यहाँ तक कि साइकोसोमैटिक शिकायतें भी हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। यानी ऐसी शारीरिक दिक्कतें जैसे पेट दर्द, सिर दर्द, जिनका कोई स्पष्ट मेडिकल कारण नहीं मिलता, लेकिन उनका कारण मनोवैज्ञानिक तनाव होता है। और एक बहुत दूरगामी परिणाम है करियर में बेमेल। कई बार छात्र अपनी रुचि और क्षमता के विपरीत सिर्फ माता-पिता की इच्छा पूरी करने या समाज में स्टेटस वाले माने जाने वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। हाँ, और फिर उन्हें अपने काम में कभी संतुष्टि नहीं मिलती और जीवन भर एक अधूरेपन का एहसास रह सकता है। तो इसका मतलब साफ है कि स्कूल के दिनों का ये दबाव जिंदगी भर असर डाल सकता है। निश्चित रूप से। वो असफलता का डर वाला बिंदु ही लें। ये कितना खतरनाक है कि बच्चा अपने आत्ममूल्य को अपने प्रदर्शन से और प्रदर्शन को माता-पिता की स्वीकृति से जोड़ लेता है। अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा, ये सोच बच्चे के मन में घर कर सकती है। ये तो बहुत दुखद है। हाँ, ये उसके भावनात्मक विकास के लिए जहर की तरह है। इसी तरह करियर में बेमेल सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, ये व्यक्ति की पूरी क्षमता को उजागर होने से रोकता है और जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि पाने के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा बन सकता है। हमने समस्या की जड़ें समझी, उसके लक्षण पहचाने और उसके गंभीर परिणामों पर भी गौर किया। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, करें क्या? क्या इस चक्र को तोड़ा जा सकता है? हाँ, उम्मीद तो है। हमारे स्रोत कुछ व्यवहारिक समाधान और रणनीतियां सुझाते हैं। इन्हें हम अलग-अलग स्तरों पर देख सकते हैं। छात्र खुद क्या कर सकते हैं, माता-पिता क्या बदल सकते हैं और स्कूल क्या भूमिका निभा सकते हैं। पहले बात करते हैं छात्रों की। ठीक है। छात्रों के लिए पहला कदम, शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी है, माता-पिता के साथ खुली बातचीत की कोशिश करना। ये आसान नहीं होता। हाँ, अपनी चुनौतियों, अपने डर और अपनी भावनाओं को शांति से साझा करने का प्रयास करना, साथ ही अपनी रुचियों को स्पष्ट रूप से बताना कि उन्हें क्या पसंद है, वे क्या करना चाहते हैं, भले ही वो माता-पिता की उम्मीदों से अलग हों। इसके अलावा यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना सीखना भी जरूरी है। अगर माता-पिता की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, तो उन्हें छोटे हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्यों में तोड़ना और अपनी प्रगति पर ध्यान देना। और एक बेहद जरूरी कौशल है आत्म सत्यापन या सेल्फ वैलिडेशन विकसित करना। हाँ, ये क्या होता है? यानी अपनी कीमत या सफलता को सिर्फ बाहरी तारीफ या नंबरों से न आंकना, बल्कि अपने प्रयासों और सीखने की प्रक्रिया को खुद सराहने की क्षमता विकसित करना। और हाँ, एक संतुलित दिनचर्या बनाना जिसमें पढ़ाई के साथ साथ आराम, खेलकूद और अपनी हॉबीज के लिए भी समय हो। हाँ, ताकि बर्नआउट से बचा जा सके। बिल्कुल। छात्र की भूमिका यहाँ निष्क्रिय नहीं, सक्रिय है। खुली बातचीत हिम्मत का काम है, पर यह जरूरी है। शायद इसकी शुरुआत छोटे कदमों से हो सकती है। अपनी भावनाओं को मैं संदेश का उपयोग करके व्यक्त करना, जैसे मुझे डर लगता है जब, बजाय इसके कि आप हमेशा डांटते हैं। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है।
आत्मसत्यापन सीखना एक कवच की तरह काम करता है बाहरी दबाव के खिलाफ। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, छात्र इन संवादों को प्रभावी ढंग से कैसे शुरू कर सकते हैं, खासकर अगर पहले का अनुभव अच्छा ना रहा हो। हाँ, ये मुश्किल हो सकता है। शायद किसी भरोसेमंद शिक्षक या काउंसलर की मदद लेना एक विकल्प हो सकता है। बहुत सही कहा। अब आते हैं माता पिता की भूमिका पर। उनके लिए क्या सुझाव है? यहाँ भी काफी कुछ किया जा सकता है। शायद सबसे बुनियादी बदलाव है सीखने की विविधता को समझना। ये मानना कि हर बच्चा अलग है, उसकी सीखने की शैली अलग है। वो जो हॉवर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत है। कि बुद्धिमत्ता कई प्रकार की होती है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा बदलाव है परिणाम के बजाय प्रयास की प्रशंसा करना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जब बच्चा कोशिश करता है, मेहनत करता है, तो उसकी सराहना करें, भले ही नतीजा उम्मीद के मुताबिक ना हो। इससे बच्चों में ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। ये विश्वास कि मेहनत और लगन से वे अपनी काबिलियत बढ़ा सकते हैं। बच्चों की लगातार दूसरों से तुलना करने से बचना भी बेहद जरूरी है ना? हाँ, बिल्कुल। हर बच्चा अपनी गति से सीखता और बढ़ता है। उसकी तुलना उसके अपने पिछले प्रदर्शन से करें, ना कि पड़ोसी के बच्चे से। सही। साथ ही बच्चों को थोड़ी स्वायत्तता देना, उन्हें अपने छोटे-मोटे अकादमिक फैसले खुद लेने देना, जैसे पढ़ने का समय तय करना या प्रोजेक्ट का टॉपिक चुनना। और इन सबसे ऊपर भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना। बच्चे को ये एहसास दिलाना कि आपका प्यार और स्वीकृति बिना शर्त है। ये उसके नंबरों या उपलब्धियों पर निर्भर नहीं करता। प्रयास की प्रशंसा और भावनात्मक सुरक्षा उनके आत्मविश्वास की नींव बनती है, उन्हें जोखिम लेने और गलतियों से सीखने का हौसला देती है। और स्कूल और शिक्षक, उनकी भी तो इसमें अहम भूमिका है। वे क्या कर सकते हैं? हाँ, स्कूलों का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि स्कूल माता पिता के लिए कार्यशालाएं या परामर्श सत्र आयोजित कर सकते हैं, जिनमें किशोरों के तनाव, यथार्थवादी उम्मीदें रखने और सकारात्मक पेरेंटिंग पर बात हो। हाँ, और स्कूलों को फीडबैक देने के तरीके पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। सिर्फ रैंक या ग्रेड देने के बजाय ज्यादा विस्तृत गुणात्मक प्रतिक्रिया दें, जो बच्चे की ताकत, कमजोरियों और सुधार के क्षेत्रों को उजागर करें। करियर मार्गदर्शन कार्यक्रमों को और मजबूत किया जा सकता है ताकि छात्र और माता-पिता दोनों को विविध करियर विकल्पों और उनमें जरूरी योग्यताओं के बारे में सही जानकारी मिले, ना कि सिर्फ पारंपरिक रास्तों के बारे में। बिल्कुल। और शिक्षक, अभिभावक, छात्र की संयुक्त बैठकें भी बहुत कारगर हो सकती हैं, जहां तीनों मिलकर बच्चे की प्रगति, चुनौतियों और अपेक्षाओं पर खुलकर और ईमानदारी से बात कर सकें। हाँ, ये जरूरी है। और स्कूलों को संतुलित उपलब्धियों को महत्व देना चाहिए। अकादमिक उत्कृष्टता के साथ साथ खेलकूद, कला, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक कौशल, सहानुभूति जैसे गुणों को भी पहचान और सम्मान मिलना चाहिए। मतलब सिर्फ मार्क्स नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कूलों की भूमिका सिर्फ अकादमिक शिक्षा देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां बच्चे का समग्र विकास हो सके, बेहतर संवाद के लिए मंच प्रदान करना और सफलता की परिभाषा को व्यापक बनाना। ये स्कूलों की प्रणालीगत जिम्मेदारी है। अंत में कुछ दीर्घकालिक विकास रणनीतियों का भी जिक्र है। ये आदतें और तरीके हैं जो धीरे धीरे परिवार और समुदाय में बदलाव ला सकते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। जैसे एक पारिवारिक चिंतन दिनचर्या बनाना, हफ्ते में एक बार साथ बैठकर दिन या हफ्ते के बारे में बात करना, लेकिन फोकस नंबरों पर नहीं बल्कि भावनाओं, सीखने के अनुभवों और चुनौतियों पर हो। माता पिता के लिए सहानुभूति प्रशिक्षण भी एक अच्छा विचार है। ऐसी कार्यशालाएं या संसाधन जो उन्हें बच्चों के नजरिए को समझने, उनकी भावनाओं को सुनने और सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया देने में मदद करें। लक्ष्य संरेखण योजनाएं बनाना भी एक अच्छी रणनीति हो सकती है, जहां छात्र, माता-पिता और शायद शिक्षक मिलकर यथार्थवादी और साझा एकेडमिक लक्ष्य तय करें जो बच्चे की क्षमता और रुचि के अनुरूप हों। हाँ, ये कोलैबोरेशन जरूरी है। और छात्रों में लचीलापन निर्माण पर काम करना, उन्हें तनाव से निपटने के स्वस्थ तरीके सिखाना, जैसे समस्या समाधान कौशल, सकारात्मक आत्मचर्चा या जरूरत पड़ने पर मदद मांगना। और आखिरकार सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना। हाँ, समाज का नजरिया बदलना। स्कूल, पेरेंट ग्रुप्स या स्थानीय संगठन ऐसे कार्यक्रम कर सकते हैं जो पूर्णता पर प्रगति, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन के विचार को बढ़ावा दें और अकादमिक सफलता के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व पर जोर दें। ये
दीर्घकालिक रणनीतियां जैसे पारिवारिक चिंतन या लक्ष्य संरेखण सिर्फ तात्कालिक राहत नहीं देती, बल्कि परिवार के अंदर संवाद और रिश्तों को स्थायी रूप से बेहतर बना सकती हैं। और लचीलापन निर्माण छात्र को सीधे तौर पर मजबूत बनाता है कि वो भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। तो कुल मिला के आज हमने अकादमिक दबाव के इस बहुस्तरीय मुद्दे को काफी गहराई से समझने की कोशिश की। हमने देखा कि इसके पीछे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कारणों का एक जटिल जाल है। हाँ, ये काफी कॉम्प्लेक्स है। इसके लक्षण छिपे हुए भी हो सकते हैं और जाहिर भी, और इसके परिणाम बच्चे के वर्तमान और भविष्य दोनों पर गहरा असर डाल सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि समाधान मौजूद हैं। हाँ, समाधान है। छात्र, माता-पिता और स्कूल तीनों की सक्रिय भागीदारी से इस दबाव को कम किया जा सकता है और सीखने को फिर से एक आनंददायक प्रक्रिया बनाया जा सकता है। मुख्य संदेश यही है, अपेक्षाओं को बच्चे के कल्याण के साथ संतुलित करना और उसकी आंतरिक प्रेरणा को जीवित रखना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा जो हमारे स्रोत सामग्री में मौजूद स्टूडेंट ग्रोथ टूल किट के जिक्र से जुड़ा है। उसमें छात्रों के लिए आत्मचिंतन के कुछ सवाल सुझाए गए हैं। अच्छा, जैसे? सोचिए, अगर छात्र खुद से ये सवाल पूछें, अगर मेरे माता पिता मेरे नंबरों के बजाय मेरी कोशिशों पर ध्यान देते तो मुझे पढ़ाई कैसी लगती? या मैं अपनी कौन सी खूबी या रुचि को और समय देना चाहूंगा? ये तो सोचने वाली बात है। इस तरह का आत्मचिंतन न सिर्फ छात्रों को अपनी जरूरतें समझने में मदद कर सकता है, बल्कि शायद उन्हें माता पिता से बात करने के लिए कुछ बिंदु भी दे सकता है। और बड़े स्तर पर यह सोचने लायक बात है कि हम एक समाज के तौर पर एकेडमिक सफलता को किस नजरिए से देखते हैं। क्या हमारी परिभाषा बहुत संकीर्ण है? हाँ। और क्या इसे बदलने की जरूरत है ताकि हमारे बच्चे दबाव में नहीं, खुशी से सीख सकें और आगे बढ़ सकें? वाकई यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। इस गहन चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है।